नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक को स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसीए प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट 2021 की तैयारी के लिए हमने एक स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें हर वीडियो के अंदर होते हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर में आए 40 क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारे असेसमेंट का, जैसे मैं आपको सुबह व्हाट्सएप पे बता ही चुका था। असेसमेंट में टोटल आज हमारे 52 क्वेश्चन होने वाले हैं। सीटेट पेपर 1 में अभी तक आए हैं 29 क्वेश्चन, और अगर मैं सीटेट पेपर 2 की बात करता हूँ तो सीटेट पेपर 2 में आए 23 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपके टोटल 52 क्वेश्चन हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। इस टेस्ट के अंदर आपके टोटल 52 क्वेश्चंस का टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप 52 क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे पेपर 1 की बात करता हूँ मैं 29 क्वेश्चन, तो भैया बहुत मतलब हर पेपर के अंदर आपके 3 या 2 क्वेश्चन आपके 100% यहाँ से आते ही हैं। सीडीपी वाले पार्ट में, जो सीडीपी आपका 30 नंबर का आता है ना, वहाँ 3 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। और अगर असेसमेंट को आप देखेंगे तो असेसमेंट ऐसा टॉपिक है जो आपका पेडागोजी में भी होता है। वो हिंदी पेडागोजी में भी आएगा, इंग्लिश पेडागोजी में भी आएगा। तो ओवरऑल अगर 150 में से मैं देखूँ तो 150 में से कम 10 क्वेश्चन आपको हर पेपर में सीटेट के पेपर में मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से या इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है और ध्यान से टेस्ट देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। आज का टेस्ट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। ठीक है, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना नाम और साथ में सीटेट पेपर 1 की तैयारी करें या सीटेट पेपर 2, ये आप लिख के भेज सकते हैं। अपना जगह भी बता सकते हैं कहाँ से आप हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? इससे आपको 3 फायदे होंगे। पहली बात तो, अगर आप नए हैं, हमसे जुड़े नहीं हैं, तो आपको पिछले, ये हमारा 14वां टेस्ट है, 14 टेस्ट है, तो इससे पहले के 13 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको 15 डेज क्रैश कोर्स हमने करवाया, जिसमें 5 घंटे में मैंने पूरा सीडीपी कवर कर रखा है। इसी तरह से 3 घंटे में मैथ पेडागोजी, 3 घंटे में ईवीएस पेडागोजी कवर कर रखा है। साथ ही आपका सीटेट पेपर 1 है, उसका 7 घंटे का कोर्स है। ऐसे ही सीटेट पेपर 2 का कुछ घंटे का कोर्स है। तो इन सब का जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लिंक है, आपको यूट्यूब पे ढूंढने में मुश्किल होगी, तो आपको सीधा व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। साथ ही एक टॉपिक है या एक सब्जेक्ट है ईवीएस। ईवीएस में आपके 15 क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, तीसरी, चौथी, 5वीं से। तो ये आपको, या तो आप क्या करते हो कि या तो एनसीईआरटी पढ़ोगे या आप किसी की वीडियो देखते हो, तो उसमें आपका टाइम लगता है। तो इसलिए हमने आपके लिए 10 पेजेस के नोट्स बनाए हैं। 10 पेज के नोट्स मिलेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अंदर, जिसमें से आपके 13-14 क्वेश्चन हर बार आते हैं ईवीएस में, इन्हीं 10 पेजेस में से। तो बस इन्हीं को पढ़ लेना है और आपका ईवीएस यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, असेसमेंट, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। अगर मैं बात करता हूँ असेसमेंट की भी, तो असेसमेंट पे आपके अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे। 2-3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो हमें असेसमेंट क्यों चाहिए, ठीक है, असेसमेंट कैसे हो, मतलब असेसमेंट क्यों चाहिए, पर्पस क्या हो असेसमेंट का, असेसमेंट कैसे करें, या फिर आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ क्वेश्चन एयर, कि क्वेश्चन एयर की कौन सी क्वालिटीज़ हैं अच्छी। ठीक है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये 2-4 क्वालिटी है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। या आपका क्वेश्चन इस तरह का आ जाएगा कि सीसी या स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपका ये जरूरी क्यों है? ठीक है, तो अभी आप आज का जो अभी पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आया हमारा स्कूल बेस्ड असेसमेंट से। ठीक है, तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट के ऊपर हमारा क्या कहते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट हमारा विद्यालय आधारित आकलन होना क्यों चाहिए, कुछ सोच के देखना ये वाली चीज़। पहला ये है कि टीचर नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटी बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल सच है। इसीलिए जब हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है ना, उसके साथ भी हम ये सोचते हैं कि स्कूल का जब प्रैक्टिकल लेने आता है, जब 12वीं के आपने बोर्ड वगैरह के एग्जाम दिए होंगे, तो एक्सटर्नल एग्जामिनर प्रैक्टिकल लेने आता है, उसके साथ भी जब वो वाइवा ले, हम ये सोचते हैं कि स्कूल का टीचर जरूर हो, क्योंकि 1 घंटे में या एक वाइवा में बंदा सही तरह से हमें जज नहीं कर सकता। ठीक है, हमने क्या पूरे साल किया है, क्या हम किस तरह का है, ये हमारा जो स्कूल टीचर होगा वो ज़्यादा अच्छे से जान सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। अब ऑप्शन अगर देखा जाएगा, ऑप्शन में ये बात क्या कह रहे हैं, ग्रेड्स वगैरह। आप समझो, जब मैं बात करता हूँ असेसमेंट क्यों जरूरी है, तो कभी भी मेरे को ना तो बच्चों को रैंक देनी है, ना मेरे को बच्चों को मार्क्स के लिए हमें असेसमेंट कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हम कभी भी असेसमेंट नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान हमेशा देना। तीसरा कह रहे हैं कि
स्कूल आर मोर एफिशिएंट देन एक्सटर्नल बॉडी ऑफ एग्जामिनेशन, कि जो हमारे जैसे सीबीएसई वगैरह है, सीबीएसई वगैरह से अच्छी तरह से हमारा स्कूल अच्छे से असेसमेंट कर पाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये चीज़ भी गलत है। ठीक है, सीबीएसई हमारे बोर्ड के एग्जाम अच्छे से ले लेती है। अब इस बात के ऊपर भी आऊँगा कि जो सीबीएसई है ये हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन है, ये हमने क्यों लिया। ठीक है, तो भैया स्कूल के अंदर हमें एक तरह का हमें चाहिए था, जब हमें कोई एक ऐसी मार्कशीट, तो मान लो हमारा स्कूल, हर स्कूल अपने हिसाब से नंबर देता, तो हो सकता था किसी स्कूल के अंदर ज़्यादा नंबर मिलते हैं, किसी में कम मिलते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर चीज़ें पड़ जाती है। तो हमने कम से कम 10वीं 12वीं में ये चीज़ की कि ये बोर्ड हो। पहले 5वीं और 8वीं में भी होता था, कम से कम हरियाणा में तो होता ही था। ठीक है, तो जो ये होता था, इससे होता क्या था कि जब बच्चे आगे जाएंगे, जैसे 12वीं में मान लो होगा कहीं से बच्चा आएगा, तो एक यूनिफॉर्म रहे आपका, कि ऐसा ना हो कि भाई आपका जो आप अभी भी कहते हैं कि सीबीएसई में तो ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं, जबकि आईसीएसई जो बोर्ड है उसके अंदर कम नंबर दिए जाते हैं। या फिर एक बार बीच में ये आरोप लग रहे थे, और वो कहीं सही भी थे, कि जो हरियाणा बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड जो बीजेपी गवर्नमेंट के आने से, यानी 2015-16 से पहले की अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने जम के नंबर बांटे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले हरियाणा बोर्ड बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करता था, लेकिन फिर बीच में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, ये बहुत खुले नंबर देने लगा था, और उसके बाद में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने वापस अपना शिकंजा कसा है। इसका 50%, 60% इस तरह का रिजल्ट भी आया था पहले साल। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के ऊपर हमारा यूनिफॉर्म रहे, तो इसलिए कम से कम सीबीएसई कर लिया कि सीबीएसई पूरा का पूरा यूनिफॉर्म रहे। अगर स्टेट है तो स्टेट में पूरा यूनिफॉर्म रहे, यूपी बोर्ड बना दिया या आपका हरियाणा बोर्ड, भिवानी बोर्ड बना दिया, तो इस तरह की चीज़ें रही हैं आपकी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसका आंसर है पहले वाला ही। देखिए वही आ गया, क्वालिटी ऑफ अ गुड क्वेश्चन ने गुड क्वेश्चन पेपर आया है ये, कि हमारा प्रश्न पत्र की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। उसके अंदर ये कह रहा है कि अब जो क्वालिटीज़ होती हैं वो 2-3 तरह की होती है, 3 तरह की क्वालिटी मेन होती हैं। तो अब ये उनमें से किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है। कह रहे हैं कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के लिए यह जांच करता है कि प्रश्न प्रशिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, कि उसके कुछ उद्देश्य हैं उनकी परीक्षा ले रहा है। तो ये क्या है, ये भैया हमारा होता है वैलिडिटी, वैधता क्या है। समझो एक चीज़, मान लो मैं पेपर ले रहा हूँ सीटेट का। सीटेट किस लिए पेपर होता है कि हमें टीचर लगना है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मैंने डाल दिए इंजीनियरिंग के, तो क्या वो क्वेश्चन वैध होंगे? क्या वो क्वेश्चन कभी भी वैध नहीं होंगे, इस चीज़ को समझ लेना। ठीक है, वो क्वेश्चन वैध नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को लेना तो टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए थे ना। ठीक है, तो यही है, इसीलिए इसमें पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। कभी इंजीनियरिंग में आपको पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, या आपको सीजीएल में पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जो आपका टीचिंग एग्जाम है उसी के अंदर मिलेंगे, क्योंकि वो वैलिड है क्वेश्चन। इसी तरह से अगर देखा जाए तो हरियाणा में एक पेपर हुआ था, शायद 4th ग्रेड का था, उसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए थे एमएससी लेवल के, तो एमएससी लेवल के वैध क्वेश्चन नहीं थे वो। ठीक है, तो वो उसके ऊपर वैधता के ऊपर सवाल उठाए थे हरियाणा में उस टाइम पे। इसी तरह से एक बार DSSB के अंदर पेपर था पीआरटी का, पीआरटी में क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। अरे भैया टीचर तो बच्चे को हमारे टीचर कहाँ लगेंगे, दिल्ली में लगेंगे ना, तो पाकिस्तान का क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहे हो आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन पूछे, तो उसके ऊपर भी 4-5 क्वेश्चन के ऊपर वैलिड क्वेश्चन है या नहीं है, इनके ऊपर प्रश्न उठाए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हो गई हैं। एक और चीज़ है, एक और बता देता हूँ, रिलायबिलिटी। बहुत सारे लोग इसको गलत पढ़ाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि इसकी एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हर किताब में वही डेफिनेशन सेम लिखी हुई है रिलायबिलिटी, और ना वो बच्चों को पढ़ के समझ में आती है, और ना जो टीचर हैं उनको भी कुछ को पढ़ के समझ में नहीं आती है। तो उनको या तो इस चीज़ को पढ़ाने से समझाने से बचते हैं वो, या वो इसको ऐसे ही गोलमोल कर जाते हैं। तो इसका एक साफ स्पष्ट उस डेफिनेशन से हटके व्यवहारिक आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप समझना। विश्वसनीयता किस पे होती है, विश्वास आप किस पे करते हैं, जो बायस नहीं होता, जो किसी चीज़ को लेके बायस नहीं होता, वो विश्वसनीय होता है। अब देखो अब आपके क्वेश्चन किस तरह के रहें, क्वेश्चन हमेशा हमारे क्वेश्चन पेपर में इस तरह के रहेंगे कि हमारे वो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करके ना हो। मान लो आपका कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर है, मान लो केवीएस का, केवीएस हमारी सेंट्रल संस्था है, लेकिन आपने उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन पूछ लिए असम से, तो जो असम से रिलेटेड जो बच्चे होंगे ना, असम के जो बच्चे होंगे उनको उससे फायदा मिल जाएगा। समझ में आया? इसीलिए जैसे आपका सीटेट क्वेश्चन है, सीटेट पेपर है, सीटेट के अंदर किसी भी ना तो असम बोर्ड के
किताबों से पेपर बनता, ना आपका जो आपका पेपर है वो आपका दिल्ली बोर्ड की किताबों से बनता है, यूपी बोर्ड की, इनसे किसी से किताब से पेपर नहीं बनता है। ये बनता है सीबीएसई यानी एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं उनसे, क्योंकि ये पूरे आपके ऑल इंडिया में चल रही हैं एनसीईआरटी की किताबें, ठीक है। तो ये किसी एक स्पेसिफिक राज्य को टारगेट नहीं करेंगी, ये सेंट्रल की, इसीलिए जो सेंट्रल लेवल का जो पेपर होता है उसके अंदर जो स्कीम्स वगैरह होती हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम होती हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है कि वो रिलायबल रहे, वो क्वेश्चन आपके रिलायबल रहें, किसी एक स्पेशल स्टेट को आपको फोकस ना करें, ठीक है। क्योंकि आपके मान लो आपके 28-29 स्टेट है, हर स्टेट से आप थोड़ी हर स्टेट के बारे में आप हर स्टेट की पॉलिसी थोड़ी पढ़ लोगे, ठीक है। और पढ़ भी लोगे तो उसके अंदर जो फायदा मिलेगा वो तो अपने स्टेट में जो बंदा रह रहा है उसी को फायदा मिलेगा। अब इसके बारे में लिखा कैसे होता है किताबों में वो बता देता हूँ एक बार। अब देखिए लिखा कि ये होता है कि रिलायबिलिटी एसेंशियली मींस कंसिस्ट और डिपेंडेंट रिजल्ट वेदर एन असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट गिव्स सेम रिजल्ट ईच टाइम। कह रहे हैं कि हमारा हमेशा जो क्वेश्चन पेपर होगा ना उसका रिजल्ट हमेशा सेम आना चाहिए। अबे भैया अब इसके अंदर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेम रिजल्ट कैसे आएगा, हमने तैयारी तो की नहीं है, उस टाइम पे हम पेपर देंगे तब हमारा रिजल्ट अलग आएगा, और जब हमारी तैयारी हो गई उस टाइम पे हमारा रिजल्ट अलग आएगा। आप पढ़ के देखना, एनसीईआरटी पढ़ोगे या कोई भी किताब पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है। तो उससे मतलब क्या होता है, उससे मतलब ये होता है कि मान लो अभी तो आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपने कोई क्वेश्चन दिया, कोई क्वेश्चन पेपर दिया, ठीक है, तो आपको वो उतना नहीं आता था, मान लो उसमें सारे क्वेश्चन थे असम से रिलेटेड, लेकिन अब आप असम में आ गए हो या आप मध्य प्रदेश में आ गए हो जहां से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अब आपने वहां जाके आप उसमें रह रहे हो ना, तो आपको फायदा हो गया उसका, ठीक है। तो आप ये कहोगे अरे यहाँ अगर मैं रह रहा होता तो मैं सारे क्वेश्चन पहले ही कर लेता, समझ रहे हो। तो ये जो एक स्पेसिफिक ग्रुप है, अगर आपका ग्रुप चेंज होता है तो उसकी वजह से आपका रिजल्ट में कोई खास फर्क ना पड़े। अगर मेरा पेपर जो असम वाले के लिए जितना डिफिकल्ट है ना उतना ही डिफिकल्ट मेरा उसके लिए हो जो दिल्ली में बैठा है। अब जो हमारा सीटेट होता है ना, सीटेट के अंदर ये दिक्कत है कि ये हमारा पेपर डिफिकल्ट माना जाता है जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं। स्टेट बोर्ड के बच्चे क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने स्टेट की किताबें पढ़ी होती हैं, एनसीईआरटी कभी पढ़ी नहीं है, जबकि जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं उनके लिए पेपर आसान होता है, समझ रहे हो। तो आप ये उस परिप्रेक्ष्य में आप ये कह सकते हो कि ये विश्वसनीय नहीं होता, ये पेपर उनके लिए मुश्किल है, आपके लिए आसान है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। इसी तरह से जो राजस्थान के बच्चे होंगे, और खासकर पेपर डेवलप भी इसी तरह से किया जाता है। जैसे अगर आप यूपीपीसीएस का पेपर देखोगे तो उसमें फोकस किया जाएगा आपका स्टेट के ऊपर, ठीक है। आपका राजस्थान का पेपर देखोगे जो अभी रीट के आपके फॉर्म निकलने भी वाले हैं, आपका कह रहे हैं 31,000 वैकेंसी आएंगी, तो उसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना वो राजस्थान से ज़्यादा पूछे जाएंगे। या फिर आपका हरियाणा है, स्टेट के अंदर तो स्पेशल 10 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके से आने लगे हैं, ठीक है। तो वो है कि वो अपने ग्रुप को स्पेशली आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देना चाह रहे हैं, तो वो एक्चुअली उनको बेनिफिट देने के लिए किया गया है वो काम, ठीक है। तीसरा आपका होता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपका कभी भी निष्पक्ष हो, हमारा जो चीज़ें हों वो निष्पक्ष हो, वो किसी का पक्ष ना ले रही हूँ। मान लो मैं कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछ लूँ जो किसी तरह की आपकी विचारधारा से प्रेरित हो, ठीक है, राइट विंग से प्रेरित हो या लेफ्ट विंग से प्रेरित हो, इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो या ये किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है, किसी एक चीज का पक्ष ना ले रहा हो, इस तरह से आपका होना चाहिए आपका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बताया था मैंने। अब पूछते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखो वस्तुनिष्ठ, अब कई जगह है वस्तुनिष्ठ को बस एमसीक्यू माना गया है। कई जगह आप किताबें भी देखोगे ना, हमारी किताब में 5,000 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ के नाम पे वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। तो इसका मतलब ये तो हो गया कि एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। लेकिन क्या एमसीक्यू ही केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं? ऐसा नहीं है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हमारे और तरह के भी होते हैं। वस्तुनिष्ठ में ये होता है कि हमें लिखना नहीं है। देखो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं हमारे, या तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्टिव जिनमें आपको लिखना पड़ता है, लंबे क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसा कि आपका DSSS में एक बार पेपर आता था, पहले आता था, कभी 2008 तक पेपर आया है, ये 2 बार आया है।
उससे पहले ऑब्जेक्टिव आते थे, फिर आपके वापस सब्जेक्टिव हो गया था, फिर अब वापस से ऑब्जेक्टिव हो गया है। उस टाइम पे आपके क्वेश्चन आते थे और लिख लिख के होते थे, या आप अभी जैसे आप कोई भी अपने पेपर देते हैं तो उसके अंदर आपके सब्जेक्टिव ही होते हैं, ये आपके होते हैं शॉर्ट आंसर होंगे, आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। जबकि आपका ट्रू फॉल्स हो गया, एमसीक्यू हो गया, ये सारे आपके कैसे होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए देखिए, अब देखो तीन तरह की चीजें होती हैं, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो अगर मैं खाली बात करता हूं सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन क्या है? अब मान लो आपका सीखने के लिए आकलन हो रहा है, तो सबसे पहले तो मुझे ये सोच के बताओ कि वो आपका पढ़ाने के बाद होगा या पढ़ाने के पहले होगा सीखने के लिए आकलन। ऑब्वियसली जब मेरा सीखने के लिए आकलन हो रहा है ना, तो मेरा पढ़ाने से पहले होगा। उस चीज के लिए हो रहा है तो आकलन तो मेरा उससे चीज से पहले होना चाहिए ना। तो इसके अंदर क्वेश्चन कौन से आएंगे? क्वेश्चन मेरे आते हैं, आप जब लेसन प्लान वगैरह बनाते होंगे तो लेसन प्लान में आपके स्टार्टिंग में आपका प्रीवियस नॉलेज टेस्ट होता होगा। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट में आपको पता चल जाता है बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, या आपकी बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाता है। तो वो आपका सीखने के लिए आकलन होता है कि बच्चों ने कितना आता है, बच्चों को कितना उन्होंने पढ़ा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। फिर आपका एक आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? आपने जब पढ़ा दिया, अब आपने ये देखा कि उनके लर्निंग आउटकम आपके पूरे हुए या नहीं हुए, बच्चों ने कोई गलती की। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट आपका जो होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट आपका एक्चुअली आ जाता है असेसमेंट एज लर्निंग में भी आ जाता है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में भी आ जाता है। इसके अंदर दोनों के अंदर मैं बताऊंगा। ठीक है, अब पहले अब अगर इस आंसर इस क्वेश्चन के अंदर देखूं तो क्वेश्चन में कह रहा है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो लर्निंग स्टाइल स्टूडेंट का आपको जानना है, तो ये आपका लर्निंग के लिए अच्छा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट जाननी है, ये भी आपका अच्छा होगा। नीड ऑफ स्टूडेंट जाननी है, ये भी आपका लर्निंग के लिए ही आप जानोगे। ठीक है, मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट, जब तक आपने बच्चे को पढ़ाया ही नहीं है तो आप मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट कैसे करोगे? जैसे मैंने आपको बताया कि ये आकलन पढ़ाने से पहले होगा, तो मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट तो बच्चा पढ़ाने के बाद करेगा ना भैया, तो ये तो गलत है। ये हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट। अब समझो, अगला हमारा है असेसमेंट एज लर्निंग। एक चीज बताता हूं, असेसमेंट एज लर्निंग अब ये दो तरह से होता है। या तो टीचर करेगा, टीचर कैसे करेगा वो भी मैं बताऊंगा, या हमारा होगा जब स्टूडेंट करता है, स्टूडेंट एक दूसरे से करता है, उसका भी क्या फायदा होता है वो भी बताऊंगा। अब देखिए टीचर कैसे करता है उसके बारे में बताता हूं। आपको याद है कि मैंने स्काफ होल्डिंग पियाजे के वाइगोस्की के स्काफ होल्डिंग में क्या चीजें थी? ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा ना, ये एक्चुअली आपका असेसमेंट एज लर्निंग है। मैं आपसे सोच रहा हूं कि आप इसका आंसर दोगे, उससे आगे मैं उस चीज को बढ़ाऊंगा। आप पढ़ाते हुए बच्चों से क्वेश्चन पूछते हो जिससे उनकी नॉलेज पिछली नॉलेज से जुड़े, या आपका जो आपकी जो चीजें हैं वो आपकी बढ़िया हो, असेसमेंट आपकी या आपकी लर्निंग बढ़िया हो, उसके लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो असेसमेंट एज लर्निंग है। समझ रहे हो? आप पढ़ाने के दौरान अगर आप बच्चों से कुछ पूछ रहे हो, आपको उनको हिंट दे रहे हो। जो स्काफ होल्डिंग था, स्काफ होल्डिंग के अंदर क्या चीजें थी? हमने बच्चों को, हमारे पास बच्चा आया कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, तो हमने एक बच्चे को क्वेश्चन दे दिया, दूसरा कोई क्वेश्चन दे दिया कि ले बेटा तू एक बार इस तरह का क्वेश्चन कर। हम बच्चे को हिंट बना रहे हैं, हम बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर बच्चा ये वाला क्वेश्चन कर देगा, इसका मतलब ये वाला करने में भी उसका हो जाएगा। एक ब्रिज की तरह, मतलब मान लो बच्चे को ये चीज है, बच्चा यहां नहीं पहुंच सकता, इस चीज का उसको उत्तर नहीं आता, या ये आपको नहीं सिखाना, तो आप और बच्चा यहाँ खड़ा है, तो आपने एक बच्चे को एक इस जगह पहुंचाने के लिए आपने बच्चे का एक सीढ़ी बना दी। तो इस तरह के कुछ सीढ़ीदार क्वेश्चन होते हैं हमारे। ठीक है, वो किस तरह के होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया। मान लो आपने बच्चे को ये कह दिया कि बच्चे को दिया हुआ है पेरीमीटर, आपने बच्चे को दिया हुआ परिमाप, आपने बच्चे को दिया हुआ और आपने परिमाप किसका दिया हुआ है? आपने वर्ग का परिमाप दिया है। ठीक है, और आपने बच्चे को कहा कि इसका एरिया निकाल के बताओ। अब बच्चा कह रहा है कि भैया वर्ग का परिमाप निकालना है तो मैं एरिया कैसे निकालूं, मेरे को तो आता ही नहीं है। अब आपने बच्चे को कहा, बच्चा आपके पास क्वेश्चन लेके आया, आपने कहा कि अच्छा एक काम कर, तू इस वर्ग का अगर परिमाप 24 है ना, तो तू पहले इसकी साइड निकाल। ठीक है, साइड निकाल। अब आप जो उसका इवेल्युएशन कर रहे हो, जो आपसे उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि अब तू इसकी साइड निकाल सकता है ना, तो कह देगा हाँ जी। तो आप असेसमेंट एज लर्निंग कर रहे हो, समझ रहे हो? अब एक चीज तो ये हो गई असेसमेंट एज लर्निंग की। ठीक है,
तो ये तो कर लिया टीचर ने। अब स्टूडेंट कैसे करते हैं? स्टूडेंट करते हैं जब वो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार बच्चे एक दूसरे का असेसमेंट, एक दूसरे का मूल्यांकन करते टाइम पे भी सीखते हैं या सेल्फ असेसमेंट करते हैं। जब बच्चा सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, एक दूसरे का असेसमेंट कर रहा है, पीयर असेसमेंट कर रहा है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी? असेसमेंट एज लर्निंग में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो भाई, द अपस्केलिंग परफॉर्मेंस इन द स्कोलेस्टिक एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द को स्कोलेस्टिक एरिया। ठीक है, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों के निष्पादन स्तर को बढ़ाने का औचित्य किस आधार पर किया जा सकता है, ये बताओ। देखिए, अगर मैं बात करता हूं सह शैक्षणिक क्षेत्र, सह शैक्षणिक क्षेत्र कौन से होते हैं? जो को स्कोलेस्टिक एरियाज होते हैं, यानी जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और एक होते हैं हमारे स्कोलेस्टिक एरिया जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया जब डेवलपमेंट करवाया था कि हमारे बच्चे एक तरह के नहीं होते, हमारे बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं। कोई हो सकता है वाद विवाद में अच्छा हो, किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, पढ़ाई में इतना अच्छा ना हो। कोई हो सकता है जो आपका खेल में अच्छा हो, वो पढ़ाई में इतना अच्छा ना हो। तो आप क्या कहेंगे? आप जो बच्चे होंगे उनका जब असेसमेंट करेंगे तो आप एरिया, किस एरिया का असेसमेंट करते हैं? आप एरिया का असेसमेंट करते हैं बस स्कोलेस्टिक एरिया का। ठीक है, आप पढ़ाई का असेसमेंट करते हैं हमेशा। ठीक है, ये तो सेम वही वाली चीज हो गई कि आप मछली को ये वाली बात कह रहे हैं कि तू चढ़ के दिखा, पेड़ के ऊपर चढ़ के दिखा। तो भैया हमारी क्लास में मछली भी है, हमारी क्लास में बंदर भी है, हमारी क्लास में पक्षी भी हैं जो उड़ सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब हर तरह के अलग अलग तरह के बच्चे हैं जो अपनी फील्ड में अच्छे हैं। समझ रहे हो? हर बच्चा अपनी एक फील्ड में, उसकी एक फील्ड होगी जिसके अंदर हो सकता है वो अच्छा हो। ठीक है, तो आप उस बच्चे को खाली उस चीज के ऊपर असेस करोगे ना, तो उससे उसका आप उसको फेलियर साबित कर दोगे और उससे उसके साथ गलत होगा, उस बंदे के साथ में, उस बच्चे के साथ में वो गलत होगा। अब देखो तो ये आप किस लिए करते हो? जो ये आपका स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्ट का करते हो कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंस, हमारी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं है ना, इनको संतुष्ट करने के लिए आप ये सारी चीजें कर रहे हो। समझ रहे हो कि अगर मेरे किसी बच्चा, कोई बच्चा हो सकता है पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप उस बच्चे को आगे बढ़ावा दे देते हो। ठीक है, तो आप उसके साथ क्या गलत कर रहे हो क्या और बच्चों के साथ में कि उस बंदे को 10 नंबर दे दिए उसकी कम्युनिकेशन स्किल के? ठीक है, नहीं, आपने उसको सही नंबर दिए हैं। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ। अब जैसे कहते हैं कि भाई, जैसे यूट्यूब की बात करता हूँ, कैरी मिनाटी के नाम आपके हो सकता है आपने सुना हो, इंडिया का आज सबसे बड़ा सिंगल क्रिएटर है। ठीक है, तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो वो कहते हैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन क्या वो सफल नहीं है? इसीलिए मैं कहता हूं मार्क्स वगैरह जरूरी नहीं है कि मार्क्स की वजह से आप सफल होगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मार्क्स अगर अच्छे होंगे तो आप सफल नहीं होगे ना, लेकिन अगर मार्क्स बुरे हैं तो ये आपका कोई ठप्पा नहीं लगा देता कि वो आप सफल ही हो गए, क्योंकि मार्क्स आपके किसी एक एरिया को सेलेक्ट करके दिए जाते हैं, किसी एक पक्ष को। जैसे वो केवल स्कोलेस्टिक एरिया के हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन जब हम सीसी वगैरह की बात करते थे तो ये ओवरऑल बच्चे के देख के मार्क्स दिए जाते थे, तो वो उसके लिए अच्छा था, जिससे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारा होता था। अब देखो एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, टीचिंग फील्ड का ही दूंगा। ठीक है, टीचिंग फील्ड का एक एग्जाम्पल दूंगा। यूट्यूब पे ही अगर देखा जाए तो यूट्यूब पे एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं। ठीक है, वो सीटेट कैटेगरी के अंदर अगर देखा जाए, मैं आज के टाइम पे उनको नंबर 1 मानता हूं, लेकिन मेरे से तो शायद 1 साल छोटे हैं वो, तो क्योंकि मेरी 2015 के अंदर हुई है, सॉरी 2015 के अंदर डाइट हुए हैं, मेरे से 1 आध साल छोटे ही हैं, तो उनके बाद में हुई है। सीटेट में उनके नंबर थे 94 नंबर। ठीक है, लेकिन आज वो बच्चों को बताते हैं कि सीटेट में 130 नंबर कैसे लिए जाए, या आप 15 दिन में सीटेट कैसे पास करते हैं, 45 दिन में सीटेट कैसे पास कर सकते हैं। जबकि जब वो बंदा सीटेट खुद दे रहा था, अब वो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, ना मैं उनकी आइडेंटिटी बताना चाह रहा, लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए तो वो खुद इस तरह की तैयारी करते थे कि भैया हमें बता दो किस तरह से हमारा भी सीटेट पास होगा या ये सारी चीजें होगा। जबकि आज की डेट में वो बंदा 1 मिलियन सब्सक्राइबर उसके पार हो चुके हैं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर से ज्यादा, जबकि उसके 94 नंबर थे, यहां मेरे 130 नंबर थे और मेरे अभी तक 86,000 है। तो रीजन क्या है? रीजन ये नहीं है, रीजन मार्क्स का नहीं होता, क्योंकि उसके जो 94 नंबर थे ना, उसके अंदर बस उसकी नॉलेज को टेस्ट किया गया, उसकी नॉलेज
मेरे से कम है, ठीक है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल मेरे से बेटर है, ठीक है, हो सकता है, और उसकी बिजनेस जो स्किल आप कह सकते हो उसकी बेटर है, उसकी सेंस मेरे से बेटर है, सेंस ऑफ बिजनेस मेरे से बेटर है। कैसे कि मान लो अगर मैं बात करता हूं कि 2017 जब मैं केवीएस दे रहा था, 2016 में जब पेपर आपका केवीएस का पेपर आया, तो वो बंदा 16 के अंदर यूट्यूब चैनल चला रहा था, जबकि मेरे पास ये था कि मेरे को जॉब मिल जाए। तो अब समझो मेरी नॉलेज की वजह से मुझे जॉब तो मिल गई, तो मैं अपना सफल हो गया, नॉलेज की वजह से, अपने एकेडमिक की वजह से मैं सफल हो गया, स्कॉलस्टिक एरिया की वजह से सफल हो गया, लेकिन वो अपना कोर्स स्कॉलस्टिक एरिया की वजह से आज यूट्यूब पे मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। अगर सैलरी वगैरह की बात की जाए, मुझे गवर्नमेंट सैलरी जो दे रही है शायद मेरे से ज़्यादा कमा रहा है, वो हो सकता है उसके 10 लाख उसके मंथली उसका इनकम आ रही है यूट्यूब से। तो ये जो फर्क है ना, ये फर्क आपका सेंस है, ठीक है, तो वो उस चीज़ में मेरे से बेटर है। अगर आप ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हो सकता है एक पक्ष में मैं उससे बेहतर हूं कि मेरे 130 नंबर थे सीटेट में, लेकिन सीटेट में मेरी नॉलेज ही तो चेक हुई है, मेरी बिजनेस सेंस थोड़ी चेक हुई है, समझ रहे हो। तो इस वजह से क्योंकि उसके 94 नंबर हैं, वो असफल नहीं है आज की डेट में, वो बल्कि हो सकता है मेरे से ज्यादा सफल है। तो ये मैं बता रहा हूं कि इस वजह से ये चीजें देखी जाती हैं और ये चीजें होनी चाहिए हर बच्चे के अंदर। हर बच्चा हमारे आप में स्पेशल है, ठीक है। उस बंदे का आज तक कोई टेस्ट क्लियर नहीं हुआ है, समझ रहे हो, सीटेट के अलावा। सीटेट में भी गाइडेंस वगैरह इधर उधर से मिली तब मुश्किल से क्लियर हुआ है, इसके अलावा केवीएस DSSS कोई उस बंदे का क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाएगा तो वो आज बेटर है, ठीक है। अब उसको गवर्नमेंट जॉब की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मार्क्स उसको क्या दिला देते, नॉलेज क्या दिला देती, गवर्नमेंट जॉब ही तो दिला देती, आज उस बंदे को गवर्नमेंट जॉब की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक एरिया दोनों की अपनी अहमियत होती है। ये मत समझो कि किसी बच्चे के एग्जाम में बढ़िया नंबर आ रहे हैं तो वो बेटर ही करेगा लाइफ में ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और ये तो मैं वो बता रहा हूं कि जो सीटेट, जो आप लोग सीटेट पढ़ रहे हो, जो सीटेट पढ़ रहे हो, सीटेट की तैयारी करवाने वाला जो बंदा 94 नंबर 95 नंबर 100 नंबर, ये लोग आपको ऐसा लगेगा कि यही हमारे अन्नदाता हैं और ये सारी चीजें हैं, समझ रहे हो, क्योंकि कुछ चीज ऐसी है उनके पास में जो अच्छी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक हमारा CCE, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंशन इवेल्युएशन, क्या होता है हमारा, देखिए कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंशन इवेल्युएशन आपको ये पता होना चाहिए था क्या। सबसे पहले तो ये था कि हमारी जो लर्निंग होती थी ना, वो किसी एक एस्पेक्ट पे होती थी, हम ये बात मानते हैं, ठीक है। हमारी बुकिश लैंग्वेज लर्निंग होती थी, हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं देखा जाता था। तो एक तो लगातार हमारा होता रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि हमारा बोर्ड में एक दिन एग्जाम हो रहा है, अगर आपकी उस दिन तबीयत खराब हो गई तो आप खराब हो गए ना। दूसरा आपका कंप्रीहेंसिव, मतलब आपके हर पक्ष को देखा जाएगा, इसलिए सीसी लाया गया था, समझ रहे हो, आपके हर पक्ष को देखा जाएगा, तो इससे आपकी लर्निंग और अच्छे से हो, आप और अच्छे से उनको देख पाएं, ठीक है। हमारा बच्चा अच्छे से, हम बच्चे के हर पक्ष के हिसाब से उसको इवेलुएट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए था ये सीसी हमारा। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस टेस्टिंग ऑन द कंप्रीहेंसिव स्केल टू इंश्योर लर्निंग, कि सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, नहीं ऐसा नहीं था, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बिल्कुल सही बात है, इसी पर कि सीखने को और हम किस हिसाब से और किस हिसाब से सुधार सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमारे सीखने में हमें क्या सिखाया जाता था, किताब में ये डेफिनेशन रट दी, यही हो गया। लेकिन जब सीसी था ना, मैंने भी सीसी के हिसाब से ही 10th की है, तो मेरे को पता है कि उस टाइम पे टीचर ये चीज़ें भी सिखाने लग गए थे कि तुम अच्छे से आके कैसे बात करोगे, ठीक है, कि आप स्टेज पे अच्छे से कैसे बात कर सकते हो, क्योंकि वो एस्पेक्ट भी आपका मार्क्स देता था आपको, ठीक है। तो ये आपका अच्छा होता है, क्योंकि आपका एक एस्पेक्ट नहीं होता, सीखने के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं आपके। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है, डायल्यूट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड सिस्टम ना, ठीक है, हिंडर अचीविंग, ये नहीं है, हेल्प ऑल स्टूडेंट लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, यही हमारा उत्तर है इसका, ठीक है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट का यही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। स्कूल बेस्ड असेसमेंट फिर से आ गया भाई। क्या कह रहे हैं,
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बोर्ड पावर, भैया डिसेंट्रलाइजेशन के लिए नहीं था, ये सभी विद्यार्थियों की संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, इसलिए था क्या? यस, इसीलिए था, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। मैंने बताया था ना, संपूर्ण विकास हो बच्चे का। जो ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट था, ये हमारा जो सीसी था ना, यही हमारा स्कूल बेस्ड असेसमेंट था। जो हमारा बोर्ड था वो हट गया था, मैंने 10वीं बोर्ड से नहीं किया, मैंने 12वीं करी है बोर्ड से, ठीक है। तो उसके अंदर मेरा जो संपूर्ण विकास का आपका होता है, तो वो सीसी के अंदर था ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है, यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, कि ओवरऑल डेवलपमेंट को इंश्योर करेगा। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ऑप्शन, न्यू कह रहे हैं बाकियों से अलग, इनमें से कौन सा अलग है, आपको क्या लगता है? ऑर्गेनाइजिंग क्वेश्चन आंसर सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। टेकिंग फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट ऑन अ टॉपिक, मतलब एक तरह से ये भी उनसे बच्चों से बात करें। कंडक्टिंग क्विज, क्विज भी बच्चों से बच्चे बात कर रहे हैं। मॉडलिंग द स्किल ऑफ सेल्फ असेसमेंट, इसके अंदर देखो ये सारी चीज़ें आपका कौन कर रहा था? टीचर कर रहा था, जबकि ये कौन कर रहा है? ये आपका बच्चा खुद कर रहा है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है इसका, ये अलग है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, एक्चुअली इंग्लिश पेडागोजी से भी आप देख सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एरर इन कॉमन बिटवीन अ लर्नर हु इज लर्निंग हिज मदर टंग एंड लर्नर हु लर्न द सेम लैंग्वेज एज सेकेंड लैंग्वेज, तो आपके हिसाब से किस तरह का एरर होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया पहले हमारे एरर किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो हमारा इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल एरर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल एरर बोलते हैं। पहली बात तो यही है, तो इसका आंसर डेवलपमेंटल एरर है। बाकी जो ये तीनों चीज़ें हैं ना, ये डेवलपमेंटल एरर होने के कारण हैं, ये कोजेज हैं डेवलपमेंटल एरर होने के, समझ रहे हो। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है बता देता हूँ। ओवर जनरलाइजेशन हो जाता है कई बार, मान लो मैंने कह दिया कि मान लो कोई भी मैं पास्ट टेंस कह रहा हूँ, पास्ट टेंस हमें बनाना है किसी भी चीज़ का। पास्ट मैंने बनाया, मान लो गो वेंट गोन, गो वेंट गोन, ये एक है हमारा, ठीक है। तो मैंने इसके साथ में भी मान लो मेरा, चलो ये तो नहीं, मैं और कोई एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मेरा यही था, मैंने टोक लिखा, टोक्ड लिखा, ठीक है, टोक्ड लिख दिया। इस तरह से हमारा ये पास्ट टेंस बन गया। अब मैं गो के आगे भी क्या लिख रहा हूँ? गो का गोएड लिख रहा हूँ और गोएड लिख रहा हूँ। तो ये तो हमारा नहीं हुआ है ना, तो हमने ओवर जनरलाइज कर लिया चीज़ों को, अधिकाधिक सामान्यीकरण कर लिया चीज़ों का, मतलब कि जो चीज़ जहाँ नहीं लगनी थी वहाँ भी हमने लगा दी। तो ये तो हो जाता है हमारा ओवर जनरलाइजेशन, इस वजह से हमारी एरर हो जाती है, ये हमारी डेवलपमेंटल एरर होती हैं, ठीक है। कि आपने कई बार ऐसा होता है कि आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज में जो गलतियाँ थी ना, वो सेकंड लैंग्वेज में ऐसे किया, ऐसे आपने यूज़ कर ली वही चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाता है। जैसे कि हिंदी बोलते वक्त यहाँ के जो लोग हैं, असम के जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं? हम पानी खा लो सर, पानी खा लो, क्योंकि उनकी अपनी लैंग्वेज में पानी को खाते ही हैं, ठीक है। मतलब वो पानी पीना नहीं होता, या तो बंगाली में भी, असमीज़ में भी इसके अंदर पानी खाना, चाय खाना, ठीक है, चाय खा लिया, पानी खा लिया, तो वो उन्होंने एक ही वर्ड रख रखा है उस चीज़ के लिए। तो जब वो हिंदी बोलते हैं उसके अंदर भी यही चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। अब तो ये आपका कारण है डेवलपमेंटल एरर का। दूसरा कारण आपका क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन होता है। सिंप्लीफिकेशन क्या है? मैं कई बार प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए अगर मैं सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर दूंगा तो वो मेरा आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका सिंप्लीफिकेशन की वजह से हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट हमारा होता है हाइपर करेक्शन। वैसे इसके लगभग 8 9 10 तो नहीं, मतलब कम से कम 7-8 टाइप तो हैं इसके, ठीक है। तो अब हाइपर कनेक्शन में क्या होता है? हाइपर कनेक्शन में जब हमारा जो टीचर होता है वो कई बार अत्यधिक हमारा बच्चों का करेक्ट कर देता है, उसकी वजह से हमारी गलती हो जाती है कई बार। जैसे ये मेनली हमारा देखा गया है, जो हमारे फॉरेन कंट्री होते हैं ना, तो उसके अंदर जो हमारा जो अरब वाले हैं, अरब वाले बी को पी बोलते हैं, इस तरह का कुछ चक्कर है। तो वो उनको इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वो अगली बारी वो बर्ड को पर्ड बोलता है और बैटल को पैटल बोलता है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हाइपर कनेक्शन हो जाता है कई बार।
तो ये कारण है डेवलपमेंटल एरर का, ठीक है। तो एरर हमारी डेवलपमेंटल ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, आसान है, देखो चीज़ें। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या कह रहे हैं, देखो लर्निंग डिसेबिलिटी को आपका देखने के लिए आपका इनमें से कौन सा सही होगा। लर्निंग डिसेबिलिटी कभी भी मेरी कैसे पता चलेगी, जब मेरा डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, समझ लेना। डायग्नोस्टिक टेस्ट की वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी पता चलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अब एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, इनके बारे में भाई मैंने अपने क्रैश कोर्स में करवा रखा है, वो आप जाके ज़रूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आपका आता है, देखो 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कौन सा हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। या आपका कौन सा एनालिटिक क्वेश्चन है, कौन सा डाइवर्जेंटिक क्वेश्चन है। कह रहे हैं हाउ डू ग्रेड डिफर फ्रॉम मार्क्स। तो बच्चों को ये कहा कि ये बताओ कि ग्रेड हमारे मार्क्स से कैसे डिफर करते हैं, ठीक है। तो जब ये कैसे अलग करते हैं, जिसके अंदर बच्चा सोच रहा है या ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो ये हमारा एनालिटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, ये हमारा एनालिटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। विश्लेषण, वो विश्लेषण करेगा कि हमारे ग्रेड और जो जब ये डिफरेंस कहीं ना कहीं बच्चा जब भी निकालेगा ना, तो हमारा विश्लेषण करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कह सकते हैं एक्चुअली, अगर मैं बताऊं, ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन भी है। हमारा जो एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं ना, मेनली अगर देखा जाए तो वो ओपन एंडेड का ही एक पार्ट होते हैं। देखो एक होता है हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होंगे, मैंने बच्चे से पूछ लिया 2 + 2, बच्चा कह देगा जी 4, ठीक है। अब मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 4 जोड़ कैसे कैसे आ जाता है, कोई बच्चा कहेगा 0.1 + 3.9, इन सब के उत्तर हमारे सेम होंगे, अलग अलग होंगे, समझ रहे हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आंसर होने के बाद में भी, हमारा आपका आंसर सही माना जाएगा। तो इसके अंदर मैंने ओपन एंडेड आंसर क्यों नहीं लगाया इसके अंदर, कि इसका जो ग्रेड हमारे मार्क्स से डिफर क्यों है, ठीक है, कि इसका लोग 5, 10, मैक्सिमम मान लो 15 पॉइंट दे दिए किसी बंदे ने, ठीक है। तो वो जो 15 पॉइंट दे दिए ना, तो वो तो हमारे सेम ही रहेंगे ना, कि इनमें से कोई आंसर होगा तो वो हमारा आंसर सही है। तो हमारे पास में जब आंसर आ जाता है कि आप हर आंसर का ये बता सकते हैं, आप आंसर की अगर किसी चीज़ की बना लेते हैं ना, तो वो आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाता है। तो आपका जो एनालिटिक पार्ट होता है, ये वैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन में आता है आपका, कि बंदा अपनी सोच से आपका अलग अलग तरह से एनालिसिस कर सकता है। लेकिन इस केस में ग्रेड और मार्क्स के केस के अंदर देखा जाए तो आपका ये क्लोज एंडेड में आ जाता है। इस वजह से ये वाला पोर्शन हमारा ओपन एंडेड में नहीं आता, ठीक है। तो मैंने बता दिया ओपन एंडेड क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्या होते हैं। एनालिटिकल में आपने देख लिया है एनालिटिकल क्या है हमारा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखिए कह रहे हैं कि अ टीचर कलेक्ट्स एंड रीड्स द वर्क ऑफ द क्लास, देन प्लान द एडजस्ट एंड नेक्स्ट लेसन टू मीट। आप इसमें क्या कहेंगे, आप देखो टीचर ने बच्चों का वर्क ले लिया है जिससे वो अपना नेक्स्ट लेसन बना पाएगा, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट लेसन बना पाएगा ये क्या है, सीखने के लिए आकलन है। नेक्स्ट लेसन प्लान बनाने के लिए अगर आपने बच्चे का कुछ लिया है ना, काम लिया है कुछ बच्चों से, तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए कह रहे हैं ये बताओ फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क नहीं है, रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट मैंने बताया था, ये तो नेगेटिव होता है, इसलिए सीधा यही आंसर गलत हो गया मेरा, ठीक है। अच्छा ये बताओ ओपन एंडेड क्वेश्चन अच्छे होते हैं या क्लोज एंडेड। हमेशा हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, कि हम इस तरह का कुछ कह देते हैं बच्चों को। ओपन एंडेड क्वेश्चन का एक एग्जांपल और देता हूँ। अगर हम ये कह देते हैं कि अगर मान लो यहाँ से ख़त्म हो जाए, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है पृथ्वी कैसे हो रहेगी, कि पृथ्वी कैसी लगेगी। तो हर बच्चा अलग तरह का आंसर देगा और आप सोच भी नहीं सकते वो आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपकी कोई आंसर की नहीं होगी, अगर इस बच्चे ने ये आंसर दे दिया तो ये सही होगा ये गलत होगा ना। हर बच्चे का पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन में। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में तो बच्चे के रटे रटाए आंसर है कि इनमें से एक आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहे हैं कि सीसी का क्यों एसेंशियल था हमारा सीसी। देखिए भाई ये वाली जो चीज़ है ना, ये सेम हमारा आपका क्वेश्चन आया था इसी तरह का स्कूल बेस्ड असेसमेंट के हिसाब से।
या ये सीसी, हाँ ये सेम सेम ही तो क्वेश्चन था सीसी वाला, तो उसके अंदर हमारा आंसर यही था। अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन, यह समझने के लिए कि अधिगम को किस प्रकार अवलोकन किया जा सकता है या किस प्रकार वो बेहतर बनाया जा सकता है, उसको दर्ज किया जाता है, उसका सुधार किया जाता है, यही हमारा चीज़ें थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। आज ज़्यादा टाइम लग रहा है थोड़ा सा। कह रहे हैं द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट कैन बी यूज्ड बाय टीचर टू टीचिंग टू डेवलप इंसाइट इनटू, कि हमारा असेसमेंट हम क्यों करते हैं ये बताओ। उन विद्यालयों को प्रमोट करके उन नॉट प्रमोटिंग सॉरी उन विद्यार्थियों को प्रमोट ना करके, मतलब बच्चों को फेल करने के लिए आप असेसमेंट कर रहे हो क्या? नहीं। चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू लर्नर नीड, यही हमारा सही है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमें इसलिए करना है कि हमारे बच्चे का बेनिफिट हो, इसलिए हम उनका असेसमेंट करते हैं। ठीक है, कि हमारी लर्निंग, हमारी टीचिंग स्ट्रेटेजी में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इन लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर, असेसमेंट किस लिए एसेंशियल है? स्क्रीनिंग टेस्ट ना, रैंक नहीं आ सकता, मार्क्स नहीं आ सकता, मोटिवेशन के लिए असेसमेंट जरूरी है, प्रेरणा के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंडक्टिंग का असेसमेंट, असेसमेंट आप कब करेंगे ये आपको क्या लगता है? मैं तो पढ़ाते पढ़ाते ही असेसमेंट कर लेता हूँ बच्चों का, यही होता है कि पढ़ाने के दौरान ही आप बच्चों का असेसमेंट कर लो तो वही अच्छा रहेगा। तो कह रहे हैं असेसमेंट शुड बी डन एट द एंड ऑफ द सेशन, नहीं, असेसमेंट इज इनबिल्ट प्रोसेस इन द टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, ये इनबिल्ट प्रोसेस है, यही आपका अच्छा होता है असेसमेंट आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ, असेसमेंट एक टाइम आप अगर रखोगे ना तो उससे गलत आपका क्या हो जाता है। मान लो आपको एंड में आपको टेस्ट लेना है तो बच्चा एक रात पढ़कर पेपर दे के आएगा, समझ रहे हो। लेकिन असेसमेंट अगर पूरे होती रहेगी ना, मान लो अब बच्चे को नहीं पता है और उसको ये बता दिया कि तेरे को हम देख रहे हैं भाई, उसके हिसाब से हम तेरे को नंबर देंगे, तो बच्चा हमेशा अच्छा करने की कोशिश करेगा, ध्यान देगा क्लास में, ना कि आज के टाइम पे कि जी नहीं जी हम तो 2 दिन पढ़ के पेपर दिएंगे, 5 दिन पढ़ के पेपर दिएंगे, तो वो गलती हो जाती है उस चीज़ से। ठीक है, जब आप बच्चे को किसी एक टाइम फ्रेम में बांध देते हो वो गलत है। फिर कह रहे हैं कि एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन द सेम, ये बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में ये चीज़ दिखी गई है कि बच्चों को ये कह दिया कि जो हमने लिखवाया है वही उत्तर होगा, मैथ में भी तूने उसी वही उत्तर लिखना है, उसी तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है जो हमने करवाया। ये तो गलत चीज़ है ना, पहली बात तो अब ये देख रहे हैं, कह रहे हैं कि इज एन इफेक्टिव असेसमेंट गलत है, इज प्रॉब्लमेटिक यही है, समस्यात्मक है, ये बाकी दोनों में चारों में अच्छा है, तो ये एक ही में है, ऑप्शन सेकंड में जिसमें समस्यात्मक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। असेसमेंट क्या है? कह रहे हैं कि शुड एक्टिवली प्रमोट द कंपटीशन तो हमें कभी बढ़ाना ही नहीं है, सीखने के सुनिश्चित करने के लिए दबाव और तनाव उत्पन्न करने के नहीं, सीखने में सुधार का एक उत्तम तरीका है। ठीक है, सीखने में सुधार का एक तरीका है असेसमेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। असेसमेंट इज पर्पसफुल, कि असेसमेंट पर्पसफुल क्यों है? सोच के देखो, हमें ये पता चल जाता है हमने जो पढ़ाया है वो कितना अच्छा सही रहा है। कि आपका सीटेट हो ही ना तो फ़ायदा क्या रहेगा, मेरे को ये थोड़ी पता चलेगा, या आपको ये थोड़ी पता चलेगा आपने तैयारी कितनी अच्छी की थी या ये सारी चीज़ें की थी। आपके सेल्फ मोटिवेशन के लिए अच्छा रहेगा, अगर आप KVS वगैरह की तैयारी लोगे तो उन चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। कह रहे हैं कि इट इज़ ओनली वंस एट द एंड ऑफ द ईयर, नहीं ये पर्पसफुल नहीं होता है। विद्यार्थियों के उपलब्धियों में अंतर करने के लिए, तुलनात्मक मूल्यांकन करने के लिए भी नहीं होता, भय और तनाव के लिए भी नहीं होता, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, फीडबैक प्राप्त हो, बिल्कुल सही बात है। अब जब रिजल्ट आएगा आपका, जब पेपर होगा सीटेट का, तो उससे मेरे को पता चलेगा कि भैया आपके किस तरह के मार्क्स आए सीटेट के अंदर, और आपको पता चलेगा, तो ये फीडबैक बताता है कि हाँ ये चीज़ हमारा पढ़ा हुआ सही गया या नहीं गया। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर वही वाली बात है असेसमेंट की। असेसमेंट कैसे होना चाहिए? शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये एक पार्ट होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। बाकी सारी चीज़ें देखिए, ओनली इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, रिटर्न बेस्ड, सेपरेट एक्टिविटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता, ये तो हमारी उसका पार्ट ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ असेसमेंट शुड बी, कौन सा होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड्स क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट, यही हमारा आंसर है। इसमें रैंक दे रहे हैं, इसमें बच्चों को लेवल कर रहे हैं, इसमें पास और फेल कर रहे हैं, ये नेगेटिव चीज़ें हैं हमारी सारी।
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फॉर्मेटिव असेसमेंट, कह रहे हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको क्या लगता है कि इनमें से क्या है। ठीक है, देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका क्या होता था, आपको ये पता होना चाहिए। पहले तो हमारा एफ ए होते थे हमारे, ये हमारा चलते ही रहते थे। ऐसे तो हमारे एंड में होते थे, सबमिटिव असेसमेंट हमारा एंड में होता था, फॉर्मेटिव हमारा होता ही रहता था। तो ये प्री टेस्ट भी होता था, पोस्ट टेस्ट भी होता था, ये दोनों तरह के होते थे। तो इसके अंदर बोथ ए एंड बी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए देखो अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि द यूज ऑफ टीचर मेड टेस्ट, एक दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो बने बनाए आते हैं, जैसे आपका बोर्ड का पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, ये आपका कहीं ना कहीं स्कूल से रिलेटेड पेपर हो जाते हैं आपके। टीचर मेड टेस्ट जो रहते हैं आपके, कि उनको प्रेफरेंस दी जाए किन के लिए, कि जिससे आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जो डिसएडवांटेज स्टूडेंट है ना, उनकी परफॉर्मेंस का पता लगाया जाए। तो पहले तो यही देखो कि डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट की बात किस में की गई है, इस सेकंड वाले ऑप्शन में की गई है हमारी। ठीक है, तो इसके लिए ही तो हम कर रहे होंगे। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द स्पेशल नीड ऑफ डिसएडवांटेजेस ग्रुप। बिल्कुल सही बात है। स्टैंडर्ड टेस्ट जैसे ही हमने यूनिफॉर्म टेस्ट कोई रख दिया ना, तो हमारा जो स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं ना, उनकी जो आपकी नीड्स है उनको पूरा नहीं करेगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, सेकंड हमारा आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बाकी ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन गलत ही थे बाकी। चलिए, कह रहे हैं बताओ असेसमेंट किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, कंपटीशन बढ़ाए, टीचर का काम कम करे, अधिगम को आगे बढ़ाए, इसके ऊपर लेबल करे, ये भी गलत है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। पेपर 2 का आ गया अब भाई। चलिए, ये क्वेश्चन है, देखिए आइडियल वेटिंग टाइम फॉर गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम अ स्टूडेंट शुड बी प्रोपोर्शनल, कि हमारा जो वेटिंग टाइम है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। वो कैसे प्रोपोर्शनल हो, मतलब कि मान लो कोई आपने क्वेश्चन पूछा कि किसी क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको ज़्यादा टाइम दूं कि इसका उत्तर मेरे को दो, किसी के लिए मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, किसी के लिए 15 सेकंड दे रहा हूँ, किसी के लिए 20 सेकंड दे रहा हूँ, वो किस हिसाब से डिसाइड करूंगा। कह रहे हैं टाइम अलॉटेड टू द स्पेसिफिक टॉपिक, यानी कि अगर मान लो एक टॉपिक है उसको मेरे को ज़्यादा टाइम देना है, तो उसके क्वेश्चन को मैं ज़्यादा टाइम दूंगा ना, ये गलत चीज़ है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है। जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना, मैं उनको जल्दी समझा देता हूँ और उनके ऊपर आपका टाइम उसके ऊपर कम देता हूँ। तो यही है चीज़ हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि असेसमेंट को प्रमोट करने में आपके हिसाब से कौन सी चीज़ गलत है। ठीक है, अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, एक चीज़ के अतिरिक्त। कह रहे हैं टेलिंग स्टूडेंट टू टेक इंटरनल फीडबैक, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना, सही बात है। जनरेटिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट टू टेक चांसेस, बिल्कुल सही बात है। अब उनके लिए अगर उनको आप असेसमेंट उनका कर रहे हो ना, तो वो वहाँ पे कर सकते हैं। वो अलग अलग तरह के, मान लो मैं एक क्वेश्चन, आप बच्चों से 5 तरह के आप टेस्ट लिया आपने बच्चों के, तो इससे उनको एक मौका मिलता है चांसेस लेने का कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आज ये क्वेश्चन है ना इस तरह से लिखता हूँ। या मान लो जैसे कोई बच्चा पेपर देता है, तो कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो पीछे से पेपर स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो आगे से पेपर स्टार्ट करते हैं। तो आप जितने ज़्यादा टेस्ट लेंगे तो उनसे बच्चों का फ़ायदा होगा, वो चांसेस ले सकते हैं कि आज मैं एक बार पीछे से, जिससे वो बेस्ट कर पाते हैं। उनको पता चलता है वो बेस्ट किस चीज़ में है, कि मैं बड़े क्वेश्चन पहले करूँगा तब मेरा अच्छा आंसर आएगा, या छोटे क्वेश्चन पहले करूँगा तब मेरा आंसर अच्छा आएगा। ठीक है, पता चलता है ये सारी चीज़ें। तो कह रहे हैं टू स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक टॉट, कि पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे आप लोग कहते हैं कि सर आप हमें बता दिया करिए कि कौन सा आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, या कौन सा, मैंने बता दिया सुबह असेसमेंट में पढ़ाऊंगा, तो हमारा टॉपिक आप उसका, कि आपको वो कितना टॉपिक आया, उसके लिए आपका ये टेस्ट ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कह रहे हैं टेस्टिंग स्टूडेंट एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल, फ्रीक्वेंट टेस्ट गलत चीज़ है, ये फ्रीक्वेंट टेस्ट गलत चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लगातार आप टेस्ट लेते रहो, ये गलत चीज़ होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये एरर से क्वेश्चन आ गया भाई आपका, जो आपका एनसीएफ में भी आता था। इफ स्टूडेंट रिपीटेडली मेक एरर, कुछ बच्चे हैं जो बार बार गलतियां करते हैं, आपके हिसाब से आप क्या करेंगे। मेक चेंजेस इन इंस्ट्रक्शन, हो सकता है आप उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसी के अंदर दिक्कत हो, टाइम टेबल के अंदर या कोई सिटिंग अरेंजमेंट है उसके अंदर कोई दिक्कत हो, तो आप ये सारी चीज़ें करेंगे। मेरे लिए ये पॉजिटिव आंसर है अभी तक।
अगला देखते हैं, लीव लेसन फॉर द टाइम। आप कहते हैं वो आप पढ़ाना ही छोड़ देंगे, नहीं जी। कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई, इसमें मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे एरर होना चाहिए था, ईयरिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, एरर्स स्टूडेंट एंड टॉक टू प्रिंसिपल अबाउट देम। बच्चों से, प्रिंसिपल से बात करेंगे क्या इस बारे में ना। मेक एरर स्टूडेंट आउटसाइड, ठीक है, कि जो बच्चे गलती कर रहे हैं ना, नहीं भाई ये गलती नहीं थी, ये एररिंग स्टूडेंट था ये। इसका मतलब होता है जो बच्चा गलती कर रहा है, गलती करने वाले शिक्षार्थी, ठीक है। तो ये गलती नहीं थी, ठीक है, ये एरर नहीं होना चाहिए, एररिंग सही जगह लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं व्हेन अ कुक टेस्ट अ फूड ड्यूरिंग द कुकिंग इट मे बी। एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है, तो ये क्या है, ये सीखने का आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, या आकलन और सीखना है, ठीक है। ये हमारा हो गया है सीखने के लिए आकलन, समझ रहे हो। वो अभी उसको खाना, वो कुछ चीज़ सीख रहा है, ठीक है, उसके लिए उसने उसका खाना भी बना नहीं है, समझ लो। खाना बनने से पहले वो चख रहा है उसको। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमारा खाना बनने से पहले हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो वो मेरा सीखने के लिए आकलन होगा। मतलब कि जो चीज़ हुई नहीं है उससे पहले अगर आप वो चीज़ें कर रहे हैं तो वो आपका सीखने के लिए आकलन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा एफए और एसए से। आपको पता होना चाहिए एफए कौन से होते थे, एसए कौन से होते थे। एसए हमारे होते थे जो आप चैप्टर के एंड में आप पूछते थे। चैप्टर के एंड में तो नहीं कहूँगा मैं, आपके SA1 SA2 ये दो होते थे, और आपके एफए आपके 4 होते थे, ठीक है। आपके एफए 4 होते थे, FA1 FA2 और FA3 FA4। इसके अंदर होता क्या था, ये एफए होते थे 10-10 नंबर के, और ये ऐसे होता था आपका 30 नंबर। 30 नंबर का आपका इस तरह से आप इनको कह देते थे सेशन एंडिंग या हाफ ईयरली एग्जाम आप इनको कह देते थे, ठीक है। आपके टर्म पहले हमारे आपको पता होगा 3 टर्म होते थे, एक सितंबर में, एक दिसंबर में, एक फिर मार्च में फाइनल टर्म होता था। इसको ख़त्म करके आपका 2 टर्म बना दिए थे, ठीक है। 2 टर्म के अंदर एक 50-50 नंबर के होते थे आपके, तो 2 तो आपके एफए होंगे और एक ऐसे होगा, ये चीज़ आपकी चलती थी। अब इसके अंदर होता क्या था, एफए में आपकी जो एक्टिविटीज़ होती थी, कुछ एक्टिविटीज़ होती थी एफए के अंदर। एफए के अंदर आपकी ये एक्टिविटी, मान लो मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ कि हिंदी में आपके एफए के हर 10 नंबर के अंदर आपकी 4 एक्टिविटी होती थी, कि इन 4 एक्टिविटी के हिसाब से आपको बच्चे को 10 नंबर देने हैं। अब वो कैसी हो सकती हैं, वो हो सकता है कि वाद विवाद प्रतियोगिता हो, वो हो सकता है कहानी लेखन हो, वो हो सकता है कविता लेखन हो, वो हो सकता है आपका किसी ना किसी कोई पाठ के क्वेश्चंस हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है। तो आपके जो पाठ से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो केवल एसए में नहीं आते थे, वो आपके एफए में भी आते थे, ठीक है। लेकिन होता क्या था, एफए आपका सारा साल चलता रहता था। आपकी जो ये एक्टिविटीज चलती रहती थी ना, ये एक्टिविटीज ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा आपका कभी ना कभी आपकी एक्टिविटीज चलती रहती थी, जबकि इनका आपका एक टाइम होता था कि आपके सितंबर में होंगे और मार्च में होंगे। ये सेशन एंडिंग और हाफ ईयरली होते थे, ठीक है। अब देखो, अब ये ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है द फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन बी समटाइम समेटिव असेसमेंट। कभी कभी हमारा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता था वो समेटिव जैसा होता था, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपको बताया कि मान लो आपकी 8 एक्टिविटी है आपको करवानी है, अब 8 एक्टिविटी आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो आपकी एक्टिविटी खत्म हो गई हिंदी में, आपने कविता वाचन करवा लिया, आपने वाद विवाद प्रतियोगिता करवा ली, फिर आपने क्या किया, आपने एक चैप्टर दिया, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवा लिए। तो वो जो क्वेश्चन आंसर थे एक्चुअली वो ऐसे का पार्ट था, क्योंकि आप एकेडमिक एफए के अंदर आपका देखो, एफए के अंदर आपका मेनली क्या आएगा, एफए के अंदर आपका सारा का सारा आपका स्कोलेस्टिक एरिया भी आएगा और को स्कोलेस्टिक एरिया भी आएगा। जबकि ऐसे के अंदर हमारा फोकस रहता था स्कोलेस्टिक एरिया के ऊपर, जो पढ़ाया हो उसी के अंदर आए, जो एकेडमिक्स है उसके ऊपर आए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर दोनों चीजें आती थी, तो जो स्कोलेस्टिक एरिया इसके अंदर आता था वो आपका ऐसे में भी कवर हो जाता था, तो आपका ये हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन अभी तक ट्रू लग रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर मान लो आपको ये नहीं भी पता इस तरह का, तो आप बाकी 3 को एलिमिनेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, द समेटिव असेसमेंट इंप्लाइज द
असेसमेंट इज कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। ये हमारा समेटिव असेसमेंट नहीं करता था, ये काम हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट करता था। फॉर्मेटिव असेसमेंट साल में लगातार होते रहते थे, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता था। हमारा जो समेटिव असेसमेंट था वो तो हाफ ईयरली और सेशन एंडिंग ही होता था। नेक्स्ट पे चलते हैं, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू ग्रेड द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट। नहीं जी, वो हमारा समेटिव असेसमेंट का होता था, फॉर्मेटिव असेसमेंट का नहीं होता था। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग या टाइम इंटरवल। ये तो समझ में नहीं आया ये क्या कह रहे हैं कि एक रचनात्मक आकलन समय समय पर विद्यार्थियों के लिए विकास का सार प्रस्तुत करता है। ना जी, ऐसा नहीं था। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर पहला ही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, देखिए क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी राइट वे टू करेक्ट द एरर। आपको क्या लगता है कि अध्यापक किस तरह से किसी बच्चे की त्रुटियों में सुधार कर सकता है? ही शी मस्ट करेक्ट एवरी एरर ऑफ स्टूडेंट इफ इट रिक्वायर्स लेट सिटिंग इन द स्कूल। कि उसको लेट तक भी अगर रोक के उसकी त्रुटियों में संशोधन करना पड़े तो ये चीज़ गलत होती है, ठीक है। ही शी शुड करेक्ट द लेस फ्रीक्वेंट एरर्स एंड मोर। उसको लग रहा है कि ये गलतियां अगर कभी कभी हो रही है ना तो इनको तो मैं छोड़ देती हूँ और बाकी जो लगातार गलतियां होती है बस उन्हीं को करेक्ट कर देती हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ही शी शुड करेक्ट एरर दैट इंटरफेयर द जनरल मीनिंग ऑफ द अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये सही है। आप वो कभी कभी आप एरर्स को इग्नोर भी मार देते हो, ऐसा नहीं आप हर एरर को आप ठीक ही करते हो, कभी कभी इग्नोर कर देते हो। आप उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करते हो जो बच्चे को आपको ऐसा लगता है कि इसकी तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन रही इसकी वजह से, ठीक है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत देती हैं। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, कह रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? फोस्टर मोटिवेशन, मोटिवेशन को बढ़ावा देता है, रैंक देता है, गलत चीज़ है। एम्फेसाइज ऑन ग्रेड्स के ऊपर एम्फेसाइज करता है। इज एन एक्सक्लूसिव एंड पर असेसमेंट विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। नहीं भैया, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग मोटिवेशन देता है, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। आपने बच्चे से पूछा, आके क्वेश्चन पूछे बच्चे से, बच्चों को रेडी किया क्वेश्चन पूछ के, तो ये रेडीनेस के लिए भी अच्छी होती है हमारी चीज़ें। कौन से क्वेश्चन पूछे? उनका प्री नॉलेज टेस्ट किया बच्चों को कि उनको कितना आता है, जिस हिसाब से उनको करेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, जब आपका इस तरह का आंसर आ जाए ना जिसमें एनालिटिकल रिकॉर्ड हो, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट हो, पोर्टफोलियो असेसमेंट हो, तो खासकर ये हिंदी पेडागोजी में बहुत इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आंख बंद करके पोर्टफोलियो असेसमेंट निकाल देना, क्योंकि इसके अंदर आपका जो आंसर होता है वो पोर्टफोलियो असेसमेंट ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमारा पोर्टफोलियो है, समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, कह रहे स्कूल बेस्ड असेसमेंट। फिर क्वेश्चन आ गया स्कूल बेस्ड असेसमेंट को, फोकस ऑन एग्जाम टेक्निक रादर देन आउटकम, कि परिणामों की अपेक्षा तकनीकों पर केंद्रित है नहीं। ऑफर लेस कंट्रोल टू द स्टूडेंट ओवर व्हाट विल बी असेस्ड। नहीं, ये चीज़ भी गलत है। इम्प्रूव लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग ए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ये आंसर है भाई हमारा, ठीक है। यही हमारा आंसर है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, ये बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करने में फ़ायदा देता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, जैसे आप छठी सातवीं में देखेंगे ना, जो बच्चों ने गलती की आपने उनको पेपर दिखाया कि बच्चा पेपर लेके आया, मैडम इसमें गलतियाँ क्यों हुई हैं, क्या हुई हैं, तो आप बता रहे हो कि बेटा इसमें ये गलतियाँ थी। तो ये हमारा स्कूल बेस्ड असेसमेंट है। आप बोर्ड का अगर आप एग्जाम दोगे, आप वहाँ थोड़ी जाके पूछोगे कि मैडम ये बताओ मेरा इसमें नंबर क्यों काटा या इस तरह का क्यों काटा, समझ रहे हो। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, कह रहे हैं इनमें से बताओ कौन सा असेसमेंट आप ये मानोगे कि सबसे सही है, ठीक है। ये आपको बताना है कि कौन सा असेसमेंट आप इनमें से मानोगे। व्हेन स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस अ फैक्ट एज टेस्टेड वाय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपने बच्चों से फैक्ट पूछे यार, उनको एमसीक्यू दे दिया है, उससे आप टेस्ट कर रहे हो, नहीं। व्हेन कंसेप्चुअल चेंज एंड स्टूडेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एज द असेस्ड थ्रू सेवरल डिफरेंट मेथड ऑफ असेसमेंट। बिल्कुल सही बात है, यही हमारा होगा कि जब
संकलनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थी वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विधि के द्वारा आकलित किया जाता है। मतलब बच्चे अलग अलग तरह से आंसर दे रहे हैं, आप उनको अलग अलग तरह से असेस कर रहे हो, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स वगैरह की चीज़ें गलत है, टेस्ट स्कोर की चीज़ें गलत है कि बच्चों की रैंक वगैरह दे रहे हैं, तो ये तीसरा चौथा तो नेगेटिव ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो जो हमारा ऑप्शन आया था पेपर वन में, पेपर वन में तो ये क्वेश्चन आता था, ये ऑप्शन में आता था चीज़ें, समझो कि असेसमेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि उसी का पार्ट है। ठीक है, अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि आज के समय में केवल अंक की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ना, बच्चों को अंक की बात आ गई, गलत चीज़ है। आकलन ये एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों को पढ़ाया और बच्चों ने सीखा, कि केवल आकलन ही ऐसा मात्र है, नहीं। आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उनके अपने शिक्षण की परिपुष्टि होती है। बिल्कुल सही बात है कि उसकी अब उसने सही तरह से पढ़ाया है या नहीं, ये उसको पता चलता है खुद को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है। अब भाई देखो एमसीक्यू क्वेश्चन से आप क्या पता कर सकते हो? बच्चों की एक्सप्लेनेशन पता करोगे क्या? नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते। एक्सप्लेन तो बच्चा एमसीक्यू में नहीं करेगा, वो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर करेगा। फिर कंस्ट्रक्ट ऑफ आंसर पता करोगे, ये भी नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे? रिकॉल वाले क्वेश्चन जो उसको बच्चे को याद किए होंगे। देखो अब समझो एक चीज़, ये आपका इसका आंसर 1 और 2 दोनों है, समझ लेना इस चीज़ को। सीटेट जो सीबीएसई था, सीबीएसई ने भी इसके आंसर दोनों ही दिए थे। रीज़न क्या है इसका कि आप एमसीक्यू से दोनों तरह के क्वेश्चन आप बच्चों का पता कर सकते हो, कि जो आपने उनको याद करने के लिए दिया था वो भी आप पता कर सकते हो, और कुछ अगर पहचान करने के लिए होगा तो वो भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं ओनली पेन पेंसिल टेस्ट। तो जब ये ओनली आ गया तो ओनली की मैंने बात बताई है कि ओनली हमें कभी लेना ही नहीं है, क्योंकि ये लिमिट करता है। तो लिमिट वाली चीज कौन से में है? सेकंड में है। आकलन को सीमित करता है। कभी भी अगर ओनली आ जाएगा ना कि ओनली बच्चे को ये पढ़ाया जाए वो पढ़ाया जाए, तो वो बच्चे को लिमिट करेगा। जब ओनली की बात अगर कहीं भी आ जाती है तो वो हर चीज को लिमिट करने के लिए आता है, इसलिए ओनली हमारा नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। बिल्कुल सही बात है। हम उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग का भी आकलन करेंगे, और साथ में उनकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, उसका भी आकलन करेंगे। हम कभी उनको कंपेयर नहीं करेंगे। हम उनको किताबों में जो दी गई हैं केवल उसी का कि किताब में जो पढ़ा है उसको वो आता है कि नहीं आता है, इस चीज़ के बारे में हम उनका आकलन नहीं करते हैं। ठीक है ना, हम उनका कंपेयर करने के लिए उनका आकलन करते हैं, तुलना करने के लिए भी नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए कह रहे हैं आकलन के बारे में बताओ इनमें से कौन सी चीज़ सही है? असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट सी देयर स्ट्रेंथ एंड गैप्स, हेल्प टीचर फाइन ट्यून हर टीचिंग अकॉर्डिंगली। ये ऑप्शन हमारा, ये सेम ऑप्शन हमारा आया था पेपर 1 में जब हमें भी कर रहे थे ना, तो इसके अंदर ये सेम लाइन लिखी हुई थी बिल्कुल। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वह अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उनको ठीक कर सके। बिल्कुल सही बात है। आकलन तभी सार्थक होगा जब विद्यार्थी तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। गलत चीज़ है ये। ठीक है, असेसमेंट शुड असेस ओनली मेमोरी बट ऑल्सो। कह रहे हैं कि आकलन से केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बल्कि बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ये भी ठीक है। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार ना हो। गलत चीज़ है। तो इसका आंसर ए और सी है। वो कौन से में है? वो 4th में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग, क्रेडिट सिस्टम आपका जो ये होता है, ये एग्जाम्पल किस चीज़ के लिए हैं? ये कक्षा में बच्चे की स्थिति का निरूपण विधि के लिए नहीं, आलेख रिपोर्ट की अकादमिक प्रगति को दर्शाने के लिए हैं। ये तो भैया हमारा खाली प्रगति आपका ग्रेडिंग से, कोडिंग से, इनसे थोड़ी दृष्टि है। वो तो आपका जो टीचर ने जो पढ़ाया होगा और जो टीचर उसके बारे में सोचता है उसको पता चलता है। हो सकता है किसी बच्चे के डी ग्रेड आया है, सी ग्रेड आया है, वो बीमार था, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि उसको कुछ आता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी मार्क्स और ये चीज़ें कभी नहीं बता सकते हम हमारी कितनी प्रोग्रेस हुई है कितनी नहीं हुई है ना।
कहते हैं अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है, ये हम मान सकते हैं कि स्कोरिंग प्रोसीजर है हमारा, कि हमने उसका बस गणन विधि कर ली, उसको एक नंबर दे दिए, गणन विधि है ये हमारी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स, किस चीज़ के लिए असेसमेंट किसके लिए सहायता करता है, शिक्षकों की क्यों सहायता करता है असेसमेंट, ठीक है। कह रहे हैं शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, हम ये देखते हैं हमने जिस तरह से पढ़ाया है वो सही तरह से पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। अब ये कह रहे हैं कि ग्रुप बनाने के लिए नहीं, उनको एक्टिविटी लॉग बनाने के लिए नहीं, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं, गलत चीज़ है ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निमन वाले, मतलब नाम नूम दे दिए इन्होंने, तो ये तो गलत चीज़ है, ठीक है। कक्षा में शिक्षण परीक्षण प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए बिल्कुल सही है। समय के साथ बच्चों में होने वाली अधिगम परिवर्तनों और प्रगति के बारे में पता लगाने के लिए बिल्कुल सही है। बच्चे की क्षमताओं और संभावनाओं को सशक्त पक्षों और चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करने के लिए, ये भी ठीक है। तो हमारा इसका आंसर है सेकंड, 2, 3 और 4। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। चलिए, कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस सीसी में क्या चीज़ें आती थी, ओनली फॉर्मेटिव आता था नहीं, ओनली सबमेटिव आता था नहीं, कह रहे हैं ना सबमेटिव आता ना फॉर्मेटिव आता नहीं, दोनों आते थे हमारे, FA और SA दोनों आते थे। चौथा हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, ये हो गया ना। हाँ नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग स्टूडेंट कैन बी बेसिस ऑफ इंक्लूडिंग। ये आपका इंडिविजुअल डिफरेंस आपका किस तरह से आपका हो सकता है, कह रहे हैं शिक्षार्थियों में उपस्थित व्यक्तिगत भिन्नताओं को शामिल करने का आधार बनाया जा सकता है। किस तरह का, मल्टीपल मोड ऑफ टीचिंग, बिल्कुल सही बात है। मल्टीपल मोड ऑफ असेसमेंट, ये भी ठीक है। मल्टीपल असेसमेंट नहीं, 1 और 2 दोनों, ठीक है। अलग अलग तरह से असेसमेंट करें, अलग अलग तरह से पढ़ाएं बच्चों को, यही हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड बाय अ टीचर व्हाइल प्रिपेयरिंग अ असेसमेंट दैट सपोर्ट पर्सनलाइजेशन ऑफ लर्निंग। सीखने के व्यक्तिकरण में सहायता करने वाले आकलन की तैयारी करते समय एक शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए आकलन प्रसार उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट कह रहा है कि आकलन में अभ्यास के बारे में निर्णय लेने में अभ्यर्थियों को शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल शामिल कर सकते हैं हम, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहे हैं आकलन की समान तिथि, समय और पद्धति की योजना बनाना ना। मैंने हमेशा से बताया है कि जब आप एक तिथि, समय और ये सारी चीज़ें कर देते हो ना, इसकी वजह से बच्चा उसके 10 दिन पहले या उसके 5 दिन पहले या हो सकता है उसके 1 रात पहले ही पढ़ता है, तो ये चीज़ें गलत है। तो आपका यही है हमारा 1 और 2, A और B पहला आंसर है भाई इसका हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट रिफ्लेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग आपको इनमें से कौन सा लग रहा है। असेसमेंट इज यूज टू लेबल करने के लिए कर रही है, नहीं। असेसमेंट इज कैरिड आउट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग टू क्रिएट डिफरेंशिएटेड टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटेजीज, यही हमारा आंसर है। कि या तो मतलब जब हमारा लर्निंग प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब हमारा टीचिंग शुरू हुई है या टीचिंग के बीच में, इसी टाइम पे हमने बच्चों का असेसमेंट किया है आपकी टीचिंग लर्निंग जो स्ट्रेटेजीज है उसके हिसाब से, ठीक है। शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया जा सकता है, यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द सक्सेस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इनमें से कौन सा आपका सबसे सर्वाधिक प्रभावी हो सकती है। आकलन सत्र के प्रारंभ में और अंत में होना चाहिए, नहीं। विभिन्न पद्धतियों के प्रयोग द्वारा बच्चों की आकलन की समयावधि के भीतर करना, बिल्कुल सही बात है। यूजिंग वैरायटी ऑफ, अलग अलग तरह से हमें करना है। ओवर अ पीरियड मतलब एक समय अवधि, मान लो 6 महीने, 6 महीने में आपने कभी कभी कर लिया, ठीक है, ना कि एक एंड में कर रहे हो या स्टार्टिंग में कर रहे हो, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये पीरियोडिक टेस्ट या ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये ओनली वगैरह लग जाता है, ये तो नेगेटिव चीज होती है भाई हमारी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए कह रहे हैं कि असेसमेंट बताओ किस लिए जरूरी है। ऑब्वियसली ये तो हमने अभी तक कर रहा हुआ है, बच्चे की
प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। इसका यही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं, इसकी आलोचना क्यों होती है? कह रहे हैं कि द लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसा तो कुछ नहीं होता। परीक्षण अब बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, ऐसा भी नहीं है। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, दे भी देते हैं, ऐसा भी नहीं है। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती है। बिल्कुल सही बात है। वे मेन स्ट्रीम कल्चर का करते हैं, और वो जो हमारे स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, इससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन और आया था, उसमें भी यही बात थी कि हमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट की जगह टीचर मेक टेस्ट क्यों देने चाहिए, टीचर मेड टेस्ट हमें बच्चों को क्यों देने चाहिए, क्योंकि हर बच्चे, हमारा जो स्पेशल नीड वाला बच्चा है उनको भी हम कर पाए। नेक्स्ट पे चलते भाई। लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? यह शिक्षण अधिगम की एक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही बात है। यह विभिन्न सभी क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धियों पर केंद्रित है। सही, सभी क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना चाहिए। सतत और व्यापक, व्यापक है इस वजह से सभी क्षेत्रों में है। यह बच्चों को धीमे और खराब और बुद्धिमान को चिन्हित उपयोगी है, गलत है, यही चीज है। लेबल तो हमें करना ही नहीं है, और ये इसके लिए था भी नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना जब वीडियो खत्म हो जाए। कमेंट कम दिखते हैं आपके, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।